हाँ साहब जी। और मैंने कार्ड निकाल कर सूबेदार मेजर के सामने रख दिया। मुझे हिरन के शिकार का शौक है सर। आज तो इतवार की छुट्टी थी। कैप्टन साहब की इजाज़त से इनकी बंदूक लेकर जंगल में निकल आया। इन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दे दिया कि आपका कोई सिपाही मुझे अजनबी समझ कर ना पकड़ ले। सूबेदार मेजर ने मुझे कोने में बैठने का इशारा किया। मैं कोने में बैठ गया। मेरी बंदूक इन्होंने पहले ही मुझसे ले ली थी। सूबेदार मेजर ने फील्ड टेलीफोन को घुमाकर किसी से कहा कि मुझे कैंप नंबर 1 के कंपनी कमांडर साहब से मिला दो। थोड़ी ही देर बाद कैप्टन सिंह से इसका राब्ता हो गया। वो सूबेदार मेजर ने मुझसे मेरा नाम पूछकर कैप्टन सिंह को मेरे हुलिये समेत बताया। फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नमूदार हुई और यस सर कहकर रिसीवर रख दिया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, कैप्टन साहब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है, मगर तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए था। यहाँ आजकल एक आदमखोर शेर आया हुआ है। फिर इसने अपने संतरी से कहा, नायक जाओ इसे चाय पानी वगैरह पिलाओ। मैंने सलाम किया और नायक के साथ बंकर से बाहर आ गया। मेरी बंदूक भी मुझे वापस कर दी गई। नायक मुझे बंकर से निकालकर जरा नीचे बनी हुई फौजी कैंटीन पर ले गया। 2-4 फौजी बैठे थे। नायक ने मुझे मिट्टी के आबखोरे में चाय ला कर दी और खुद भी मेरे करीब ही चाय का आबखोरा लेकर बैठ गया। बोला, तो तुम शिकारी हो, कभी शेर का शिकार भी किया है? यहाँ आदमखोर शेर आ गया है, इसे मारोगे? मैंने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं महाराज, मैं इतना बड़ा शिकारी नहीं हूँ। मैं तो बस तीतरों बटेरों का ही शिकार करता हूँ। दूसरे फौजी हंस पड़े और इन्होंने किसी ऐसी मराठी जबान में मुझ पर फिक्रा चस्त किया जो मेरी समझ से बाहर था। नायक बोला, अरे ये तो गुजराती राना है, इसे मराठी तो नहीं आती। क्यों राना? मैंने होंकों की तरह मुस्कुराकर कहा, हाँ जी, मैं तो गुजराती हूँ, गुजराती और हिंदी ही जानता हूँ। साथ ही साथ मेरी तेज निगाहों ने देख लिया था कि कैंटीन से थोड़ी दूर नशेब में दीवार के दरख्तों के नीचे एक डलानी छत वाला छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसके सामने 2 संतरी सीन गन्ने उठाए खड़े बीड़ी पी रहे थे। साफ लग रहा था कि इस कमरे को बने ज्यादा दिन नहीं हुए। एन मुमकिन था कि डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन इसी क्वार्टर गार्ड में बंद हो। इस क्वार्टर गार्ड के पीछे दरख्तों के तनों में दिन की रोशनी में पुराने तालाब की सतह चमकती नजर आ रही थी। यकीनन नौरीन कमरे में बंद थी। मैं खामोशी से चाय पीता रहा और नायक मेरी बंदूक को उलट पुलट कर देखने में लगा रहा। कैप्टन साहब ने बंदूक बड़ी उम्दा रखी हुई है राना। यस सर, हमारे कैप्टन सिंह बहुत उम्दा आदमी हैं, मैंने दांत निकालते हुए कहा। दोपहर का खाना इन फौजियों ने मुझे वहीं अपने साथ खिलाया। इन्होंने मेरी इसलिए भी अवगत की कि मैं इनके कमांडिंग ऑफिसर का खास अर्दली था। मैं इनमें घुल मिलकर बातें करने लगा। एक फौजी से जब मैंने बड़ी बेनियाजी से पूछा कि वो छोटा कमरा सूबेदार मेजर साहब का क्वार्टर है, तो उसने हंसकर कहा, राणा जी, क्वार्टर गार्ड है, एक पाकिस्तानी जासूस औरत वहाँ कैद है। मैंने कहा, तो इसे शूट क्यों नहीं कर देते? वो तो भारत माता की दुश्मन है। इंडियन फौजी बोला, हमें क्या मालूम, ये ऊपर वाले अफसर जाने। मैंने बात का मौजू बदल दिया। इस बात की तस्दीक हो गई कि इस क्वार्टर गार्ड में डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन ही बंद है। शाम होने से पहले पहले मैं कमांड ऑफिस में वापस आ गया। रास्ते में मैंने 2-4 जंगली मुर्गियों का शिकार कर लिया ताकि कैप्टन सिंह को पेश कर सकूं। मेरा मिशन बड़ा पेचीदा हो गया था। मैं एक ऐसे वक्त में ऐसे 2 आदमियों को वहां से नहीं निकाल सकता था जो अलग अलग जगहों पर कैद थे। रात भर इसी अधेड़बन में रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। दिन निकल आया। जरूरियात से फारग होकर दफ्तर गया तो कैप्टन सिंह अभी नहीं आया था। बरामदे में एक फौजी स्टूल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं इसके करीब से गुजरा तो वो बोला, क्यों अहमद भाई, कल शेर का शिकार किया? फिर सुना है गेर के जंगल में आदमखोर शेर आया है। मैंने बेदिली से जवाब दिया, ठाकुर, मैं तो जंगली मुर्गियां मारकर लाया था 2-4। इसने तंजन कहा, अरे तुमसे तो ये औरत अच्छी है कि जंगल में दंदनाती फिर रही है और आदमियों को दानों की तरह भून रही है। कौन औरत? मैंने पूछा। संतरी ने अखबार मेरी तरफ बढ़ा दिया। गुजराती पढ़ लेते हो तो यह खबर पढ़ो। गिर के जंगलों में डाकू रंगनी ने तहलका मचा रखा है और कई जागीरदारों का खून कर चुकी है। रंगनी का नाम सुनते ही मेरे जिस्म को जैसे बिजली का झटका सा लगा। मैंने अखबार पर अपनी नजरें जमा दी। अखबार पर एक बड़ी सुर्खी के साथ ये खबर लगी थी कि एक डाकू औरत, जिसको लोग रंगनी डाकू के नाम से याद करते हैं, इन दिनों गिर के जंगलों में अपने गिरोह के साथ छुपी हुई है। खबर से मालूम हुआ है
कि सौराष्ट्र के देहाती इलाके में इसने कई जागीरदारों और साहूकारों का खून कर दिया है और पुलिस की पार्टियां इसकी तलाश में हैं। मेरा दिल जोर शोर से धड़क रहा था। ये सुधा रंगनी के सिवा और कोई औरत नहीं हो सकती थी। वो मुनकसम मिजाज औरत थी। कैद के दौरान पुलिस ने जरूर इस पर तशद्दुद किया होगा, जिसके रद्द-ए-अमल में वो डाकू ही बन सकती थी। अब मेरा दिल सुधा रंगनी से मिलने के लिए बेचैन हो गया। मेरा जहन किसी और अंदाज से सोचने लगा। पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी के फरार के सिलसिले में मैं सुधा रंगनी से मदद हासिल कर सकता था। सुधा रंगनी को मेरे बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन चूंकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए इसने मेरे तमाम ऐब गवारा कर लिए थे। मैंने अखबार संतरी को वापस किया और नल पर जाकर आग बुझाने वाली बाल्टियों में ताज़ा पानी भरने लगा। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था और मेरे लिए अब लाजम हो गया था कि मैं यहाँ से किसी तरह गिर के जंगल में जाकर सुधा रंगनी से मिलने की कोशिश करूं। इसका तरीकाकार यही था कि मैं अपने तौर पर जंगल में निकल जाऊं और सुधा रंगनी से मिलने के बाद दूसरे या तीसरे दिन वापस आऊं तो कैप्टन सिंह से ही बहाना बना दूं कि मैं जंगल में रास्ता भूल गया था। कैप्टन सिंह की बंदूक मैंने इसे वापस कर दी थी। अगर शिकार के लिए बंदूक लेने बैठता हूं तो मुझे अगली इतवार यानी छुट्टी के दिन का इंतजार करना पड़ता और इतना वक्त मेरे पास नहीं था। हो सकता था कि हफ्ता भर के बाद सुधा रंगनी इस इलाके से चली जाए, क्योंकि पुलिस इसका पीछा कर रही थी। अगर चागीर के जंगल इतने घने और हौलनाक थे, वहां अगर कोई साल भर भी छुपा रहे तो पुलिस के सिपाही इसका खोज नहीं लगा सकते थे। फिर भी मैं हफ्ते की मोहलत नहीं देना चाहता था। चनाचा दूसरे दिन मैंने सुबह सुबह पतलून और फौजी बूट पहने, सुधा रंगनी का दिया हुआ शाम का मनका और एक चाकू जेब में रखा, एक थैले में डबल रोटी डाली और कमांड ऑफिस के पीछे वाली झाड़ियों को फलांगता हुआ घास के मैदान की तरफ चल पड़ा। अभी दिन पूरी तरह नहीं निकला था। मेरा रुख गिर के जंगल की तरफ था। सूरज के निकलने तक मैंने घास के मैदान को अबूर कर लिया और बेआबाद मंदिर के तालाब वाले फौजी कैंप नंबर 2 से दामन बचाता हुआ गिर के जंगल में दाखिल हो गया। बुलंद दरख्तों के छंतारों में धूप की तिरछी किरणें छन छन कर नीचे आ रही थी और दरख्तों में चिड़ियों की चकारें गूंज रही थी। मेरे लिए यह जंगल अजनबी था, मगर दिल में अपने मिशन की लगन थी। इस लगन ने मुझे बेखौफ बना दिया था। वैसे भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से मेरा बेखौफ और सख्त जान होना एक कुदरती बात थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि सुधा रंगनी का गिरोह जंगल में किस जगह छुपा हुआ है, लेकिन मैं चला जा रहा था। अपने मिशन की अहमियत और सुधा रंगनी से मिलने का इश्तियाक मुझे आगे ही आगे लिए जा रहा था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि इस जंगल में एक आदमखोर शेर ने भी तबाही मचा रखी है। मैं बड़ा मुहतात होकर चल रहा था। मुझे मालूम था कि जब तक दरख्तों पर परिंदे बोल रहे हैं और इधर उधर से बंदरों वगैरह के बोलने की आवाज आ रही है, मैं कम अज कम शेर से महफूज हूँ, क्योंकि शेर की मौजूदगी सबसे पहले इन परिंदों और बंदरों वगैरह के मुंह पर मोहर खामोशी सबत कर देती है। शुरू शुरू में जंगल छदरा छदरा था, फिर वो घना हो गया। दरख्तों के तने साथ साथ उगे थे और बीच में झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मैं अब कमांडो बनकर इस जंगल में गुजर रहा था। एक दो जगह पर मैंने जहरीले सांप भी देखे, जो मेरे फौजी बूटों की धमक से घास में से निकलकर रेंगते हुए झाड़ियों की तरफ चले गए थे। मेरे पास सुधा रंगनी का मनका था, इसलिए मुझे सांप के डसने की ज्यादा फिक्र नहीं थी। हाँ, आदमखोर शेर का खौफ दिल में जरूर था, लेकिन अभी तक दरख्तों पर परिंदे बोल रहे थे और इधर उधर से बंदर के खो खो करने की आवाज भी आ जाती थी। खुदा खुदा करके जंगल का घनापन खत्म हुआ और मैं एक वीरान मैदान में निकल आया। यहाँ छोटी छोटी खाइयां और गड्ढे थे, जिनमें सब्ज और खुशक झाड़ियां सर निकाले खड़ी थीं। एक टूटी फूटी सीढ़ियों वाला पुराना तालाब रास्ते में आया। मैं वहां दम लेने को रुक गया, मुंह हाथ धोया, थोड़ी सी डबल रोटी निकालकर खाई, तालाब का पानी हथेली से इधर उधर हटाकर थोड़ा सा पिया और उठकर फिर चल पड़ा। अब मुझे यह भी ख्याल आने लगा कि कहीं सचमुच में जंगल में रास्ता ना भूल जाऊं। इन जंगलों का सिलसिला शैतान की आंत की तरह फैला था। खुदा जाने मैं कहां और किस जगह किसी जंगली दरिंदे का शिकार हो जाऊं। एक चाकू मेरी क्या हिफाजत कर सकता था भला। चलते चलते दोपहर हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और सफर जारी रखा। गढ़ों वाला वीरान मैदान खत्म हुआ तो सामने ऊंची नीची पहाड़ियों की तराई नजर आई। मैं एक जगह बैठकर सोचने लगा कि इस तराई में दाखिल हो जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तराई दूर ही से इंतहाई घनी और शिमालन जनूबन हद नजर तक फैली हुई दिखाई दे रही थी।
दिल ने कहा, उठो और हिम्मत ना हारो, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। मैंने खुदा का नाम लेकर फिर चलना शुरू कर दिया। दोपहर के करीब तराई की ऊंची नीची जमीन शुरू हो गई। यहाँ जगह जगह ऊंची झाड़ियां और जंगलूद बड़े बड़े चट्टानी पत्थर पड़े थे। एक छोटी सी पगडंडी दरख्तों में से गुजर रही थी। ये इस बात की निशानदेही थी कि आगे कोई आबादी है, कोई गांव वगैरह होगा। मैंने पगडंडी पर चलना शुरू किया तो कुछ फासले पर बाएं जानब तरकारियों के खेतों के पीछे एक कुएं की चरखी और पास ही चंद एक झोंपड़ा नुमा मकान दिखाई दिए। एक आदमी जिसने सिर्फ धोती लंगोट की तरह लपेट रखी थी, खेत में काम कर रहा था। मैं इसके करीब पहुंचा तो उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और गुजराती जुबान में पूछा, तुम महकमा जंगलात के आदमी हो? मैंने कहा, हाँ, रास्ता भूल गया हूँ, बड़ी भूख लगी है। ये कौन सा गांव है? वो मुझे अपने झोंपड़े के बाहर ले आया। यहाँ इसकी बीवी बच्चे भी थे। बीवी रस्सी बांट रही थी। इसने मुझे देखते ही लंबा घूंघट निकाल लिया। मेरा मेजबान मिट्टी के बर्तन में बकरी का दूध और रोटी ले आया। मैंने कहा, मेरे पास डबल रोटी है। वो खुश होकर बोला, राणा जी, ये वलायती रोटी हमें दे दें, ये तो हम शौक से खाएंगे। तुम्हारे लिए मैं 2 रोटियां पकवाई देता हूँ। मैंने डबल रोटी इसे दे दी। दूध के साथ रोटी खाते हुए सबसे पहले तो मैंने इससे पूछा कि आदमखोर शेर तो इधर नहीं है? मेजबान ने कहा, राणा जी, कुछ रोज पहले इधर आया था। हम लोग अपने बाल बच्चों को लेकर दरख्तों पर चढ़ गए थे, लेकिन अब खोजियों ने खबर दी है कि वो महाराष्ट्र की तरफ निकल गया है। अब मैंने इससे रंगनी डाकू के बारे में पूछा। वो नारियल पी रहा था। धुआं नाक से निकालते हुए सर एक तरफ झुकाकर बोला, राणा जी, हम तो गरीब लोग हैं, डाकू इधर आकर क्या करेंगे? डाकू तो ऊपर उत्तर प्रदेश में सुना है हुआ करते हैं। फिर इसने तराई के गुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर तराई के जंगल में वहां अगर कोई डाकू का ग्रोथ छुपा हुआ हो तो कुछ नहीं कह सकते, पर राणा जी, डाकू तो देहाती आबादियों में होते हैं जहां बड़े बड़े राणा और पटेल रहते हैं। इधर डाकुओं को जंगली जानवरों में आकर क्या लेना है? इसकी जुबानी मुझे यह भी मालूम हुआ कि तराई में दाखिल होने के बजाय अगर इसके किनारे किनारे चलते जाएं तो आगे गिर की मशहूर नदी आती है। नदी आगे जाकर एक झील में गिरती है। वहां चानोड़ नाम का एक गांव है जहां एक जागीरदार पटेल की हवेली है। मैंने सोचा, हो सकता है कि सुधारगनी इस पटेल का सफाया करने आई हो। अब शाम का अंधेरा फैल रहा था। मैं तराई की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने अपने मेजबान से कहा, ठाकुर, रात होने वाली है, अब चला तो जाऊंगा गांव तक। पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो जाएगी। तराई के जंगलों से डर लगता है। अगर तुम इजाजत दो तो रात में यही बसर करके सुबह रवाना हो जाऊंगा। इसने मुझे खुशी से इजाजत दे दी। गर्मियों का मौसम था। रात को इसने एक जलंगासी घाट झोंपड़ी के पिछवाड़े खेत किनारे डाल दी। मैं वहीं पड़ गया। इसने मेरे पास ही धुनी भी लगा दी ताकि मच्छरों की जलगार से बच सकूं। जब तक धुनी लगी रही, मच्छरों ने इधर का रुख ना किया। जो ही आग मच्छरों ने मुझे तन्हा देखकर हमला कर दिया। खुदा ही जानता है कि कैसे रात काटी। बस सारी रात मच्छरों से जंग करता रहा। दूसरे दिन मुंह हाथ धोकर दूध और रोटी खाई और अपने मेजबान का शुक्रिया अदा करने के बाद चनोड़ गांव की तरफ रवाना हो गया। मेरी मंजिल तराई के जंगल के किनारे की पट्टी थी। मैं यहां से गुजरता हुआ चनोड़ गांव तक जाना चाहता था। अगर इस एडवेंचर में सुधारंगनी से मुलाकात ना हो सकी तो मैंने चनोड़ गांव के पटेल की मदद से अपने कमांड ऑफिस में वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इन खतरनाक जंगलों में मैं ज्यादा देर तक घूमना खतरनाक बात थी। धूप निकल आई थी। मैं एक पगडंडी पर चला जा रहा था। चलने से मुझे पसीना आ गया। धूप में तेजी थी, फिजा में भी हबस थी। रास्ते में कोई सायादार दरख्त भी नहीं थे। कोई घंटा भर चलते रहने के बाद तराई के सरसब्ज जंगल हरी भरी गुंजान पट्टी शुरू हो गई। जहां दाखिल होते ही मैं एक दरख्त के नीचे घास पर बैठ गया। ठंडे साए ने बड़ा सुकून दिया। मैंने आंखें बंद कर ली। थका हुआ था। गनुदगी सी तारी होने लगी। सोचा कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। मैं अभी नींद की वादी में दाखिल हुआ ही था कि किसी ने मेरे पांव पर जोर से ठोकर मारी। कौन है बे, तू उठ। मैंने आंखें खोल दी। देखा कि एक ऊंचा लंबा आदमी जिसने मुंह पर अपनी पगड़ी का पल्लू इस तरह लपेट रखा था, सिर्फ इसकी सुर्ख आंखें ही नजर आ रही थी। बंदूक की नाली का रुख मेरी तरफ किए खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं जल्दी से उठ बैठा। मेरे छठी हिस्स ने मुझे बता दिया कि ये कोई डाकू है, और अगर डाकू है तो यकीनन सुधारंगनी का साथी ही होगा। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मादरत के लहजे में कहा, राणा जी, परदेसी मुसाफिर हूँ, जंगल का रास्ता भूल गया हूँ।
यहाँ घड़ी पल आराम करने को लेट गया था। इस खूंखार आदमी ने मुझे एक और ठोकर मारी और कहा, आगे चलो। मैं इसके हुक्म की तामील में आगे आगे चल पड़ा। वह बंदूक तानने मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम तराई के किनारे को छोड़कर जंगल में दाखिल हो गए। ऐसा घना जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दूर तक खुले खुले दरख्त थे। आगे जाकर रास्ता मिलना दुश्वार हो गया। झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मैं रास्ता देखने के लिए बोलता तो पीछे से डाकू मेरी पुश्त से बंदूक की नाली लगाकर कहता, चलते चलो। मैं झाड़ियों की शाखें इधर उधर हटाता चलता चला गया। झाड़ियां खत्म हुई तो जरा रास्ता दिखाई दिया। ये जंगली रास्ता था। दरख्तों और गढ़ों के साथ साथ एक तरफ को चला जा रहा था। ऊपर दरख्तों के छतनारे इतने गुंजान थे कि धूप नीचे नहीं पहुंच रही थी। मैं दिल में बस एक ही दुआ मांग रहा था कि खुदा करे अपने जिस सरदार के पास ये मुझे ले जा रहा है वो सुदारंगनी ही हो। अगर कोई दूसरा डाकू सरदार निकल आया तो मेरी खैर नहीं। इसने मुझे एक जगह रुकने का हुक्म दिया। मैं रुक गया। डाकू ने आवाज दी, ओए जग्गू, निकल के देखो, पुलिस का जासूस पकड़ा है मैंने। दरख्तों में एक जानब से दो डाकू हाथों में बंदूकें लिए बाहर निकल आए। इनका हुलिया भी वही था जो पहले डाकू का था। ये भी कुछ हट्टे कट्टे थे। वो मेरे करीब आकर मुझे घूरने लगे। एक डाकू ने बंदूक की नाली मेरे माथे से लगा दी। दूसरा बोला, भग्गू, उड़ा दे साले को, ये जासूसी करने आया था। जो डाकू मुझे पकड़ कर लाया था इसने ऐसा करने से मना किया। नहीं भग्गू, हम इसे सरदार के पास ले जाते हैं। हो सकता है इससे कोई मुफीद मालूमात मिल जाए। यह गुफ्तगू उर्दू या हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती ज़बान में हो रही थी। जब इसने अपने सरदार को मुज़क्कर किया तो मेरी रूह लर्ज उठी। कमबख्त इनका सरदार तो कोई मर्द है। सुदारंगनी होती तो वो सरदार नहीं कहता। मैंने दिल में कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया क्योंकि अब मेरी मौत यकीनी थी। मैं अपने आप को कोसने लगा, क्यों खाम इधर का रुख किया। अब वो डाकू भी हमारे साथ हो गए। जंगल के दरमियान एक जगह पुराना कुआं था। इसके पीछे एक पहाड़ी दीवार में गार का दहाना नजर आ रहा था। यहाँ मैंने डाकुओं को देखा कि दरख्तों के नीचे लंबी तान कर सो रहे थे और कुछ डाकू पहरा दे रहे थे। गार के दहाने पर भी एक डाकू बंदूक लिए पत्थर पर बैठा बीड़ी पी रहा था। कुछ फासले पर घोड़े चारा खा रहे थे। बग्गू ने यहाँ पहुंचते ही मेरे हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए और कुएं की मंडेर पर बैठने का हुक्म दिया। मैंने ऐसा ही किया। कमबख्त कहीं ये मुझे कुएं में तो नहीं फेंकने लगे। मैंने सोच लिया कि अगर कोई डाकू इस नीयत से मेरे पास आया तो मैं फ्लाइंग किक से इसकी खबर लूंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मुझे देखकर दो तीन और डाकू अपनी मूंछों को ताव देते आपस में फहश मजाक करते मेरे करीब आ गए। जब इन्हें बग्गू ने बताया कि मैं पुलिस का जासूस हूं तो इन्होंने मुझे गालियां दी और परे हटकर खड़े हो गए। बग्गू डाकू ने गार के दहाने पर जाकर आवाज दी, सरदार, पुलिस का आदमी पकड़ा है, क्या हुक्म है? मैं बेताबी से जवाब का इंतजार करने लगा। मेरा दिल कह रहा था कि अंदर से किसी औरत की आवाज आएगी, मगर कोई आवाज ना आई। इसकी जगह एक लंबी लंबी मूंछों वाला डाकू बंदूक कांधे पर डाले निकल आया। मेरी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। ये सुदारंगनी का नहीं बल्कि किसी दूसरे डाकू का गिरोह था। मैंने नाउमीद होकर गर्दन एक तरफ झुका दी। नवार्द डाकू ने चीख कर कहा, गधे की औलाद, अगर ये पुलिस का आदमी है तो मुंह क्या तक रहे हो? 393 की गोलियां तुम्हें किस लिए दी हैं? बग्गू डाकू ने 393 की राइफल को उठाया और नाले का रुख मेरी तरफ कर दिया। मेरी आंखों में एक बिजली सी कूद गई। मैं बेबस हो गया था। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रोशनी थी। मैं उछलकर एक छलांग लगाने ही वाला था कि गार्ड से आवाज आई, सरदार कहता है इससे पहले पूछताछ करें। मगर भग्गू गोली चलाते चलाते रुक गया। गार से आने वाले डाकू ने बताया कि सरदार खुद आ रहा है। मेरे जीने की कुछ उम्मीद पैदा हो गई थी। पूछताछ के दौरान मैं अपनी सफाई पेश कर सकता था और सरदार को यकीन दिला सकता था कि मैं डाकू नहीं हूं, बल्कि मैं इसे सुदारंगनी का हवाला देकर अपनी हमायत भी कर सकता था। सब डाकू इधर उधर हट गए। मेरे हाथ बंधे थे। मैं कुएं की मंडेर पर बैठा था। बग्गू डाकू थोड़े फासले पर राइफल पकड़े खड़ा था। सबकी आंखें गार के दहाने पर लगी थी। मैं भी उधर ही देख रहा था कि देखिए गैप से क्या ज़हूर में आता है।